नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भी क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है। इसमें चैप्टर चल रहा है प्रकाश। तो प्रकाश में हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिए। अभी अब तक हम आपको अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में बता चुके हैं, और आज जो आपको बताने वाले हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या बनता है। जैसे उत्तल दर्पण के बारे में आपको 6 प्रतिबिंब बताए थे। 6 प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखने पर वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब का कैरेक्टर कैसा होता है। आभासी होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, साइज, स्थान, और प्रतिबिंब आभासी होगा या काल्पनिक होगा या तो फिर वास्तविक होगा, ये सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। आज हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण को बताइए, उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? ऐसा दर्पण जिसका अंदर का सतह क्या हो, कलर किया हो, यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बाहर, और कलर किया हुआ सतह यानी रंगा हुआ सतह क्या होगा, अंदर, यानी कलाई किया हुआ सतह क्या होगा, अंदर। ये मेरा उत्तल दर्पण। ऐसे को बताया था, उत्तल दर्पण मतलब उठल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये दर्पण क्या है, उठा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। हम बताए थे ये क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है, त्रिज्या। अब क्या है, यहाँ पे इस स्थिति में हमको बताए थे कि अवतल दर्पण में 6 स्थान पे वस्तु होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र 2 स्थान पे वस्तु होता है। पहला एक अनंत पे, दूसरा अनंत और पोल के बीच। इस भाग को क्या बोलते हैं, पोल, पी। तो पहले मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत और पोल के बीच। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई वस्तु है। मान लेता है स्थान क्या है मेरा, वस्तु का स्थान। वस्तु का स्थान कहाँ है, अनंत और पोल के बीच। ये अनंत है और ये पोल है, उसके बीच क्या है, मेरा वस्तु है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सबसे पहले बताए थे कोई समांतर रेखा जो जाती है, समांतर रेखा किसके, प्रिंसिपल अक्ष के समांतर रेखा जो जाती है, कहाँ जाती है, वो ये जाती है फोकस पे। लेकिन ये कलर इस साइड तो क्या रंगा हुआ है ना, तो इस साइड तो जाएगी नहीं, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी, इधर, यानी वापस बैक हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक रेखा कहाँ गई है, समांतर गई, तो कहाँ गई, फोकस पे। लेकिन इस साइड रंगा हुआ, इसलिए क्या हो गए, ऐसा लग रहा है कि ये रेखा सीधा सीधा निकल गई है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा कंडीशन था, जब कोई पोल पे जाता है उतना ही डिग्री का कोण बना के रिटर्न आ जाता है। उतना ही डिग्री कोण बना के रिटर्न, जितना डिग्री का कोण ये है उतना डिग्री का कोण होगा, ये भी होगा। जब कोई रेखा पोल पे जाती है तो उतना ही कोण बनाते हुए रिटर्न हो जाते हैं। अब है कि यहाँ पे ये रेखा जो गई, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो क्या देखते हैं कि लाइट हमेशा सीधा चलता है, तो ये सीधा आ रही है, तो यहाँ से भी क्यों ऐसे गया होगा। ये 2 रेखा कट कहाँ रही है, यहाँ पे ना, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। यानी जब वस्तु का स्थान कहाँ रहे, अनंत और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान होगा कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच में। पोल और पोल यानी ध्रुव भी बोल सकते हैं, पोल को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच। अब ये देखिए, दो रेखा जो है, दो प्रकाश की जो 2 किरण है, वो सच में एक दूसरे टकरा रही है, नहीं टकरा रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। उसके बाद देखिए, मेरा क्या वस्तु इतना बड़ा है,
यहाँ पे वस्तु कितना है, छोटा, यहाँ पे इतना बड़ा था, यहाँ पे क्या है, छोटा, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा। प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। कब, जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ये था मेरा पहला केस, किसमें, उत्तल दर्पण में। इसको आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। एक चीज आप याद रखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। हाँ, और ये बताता है प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है, प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा। जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होता है, ये जानते हैं। तो बस इतना चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लीजिए। तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में कहाँ होता है, पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। दूसरा केस में वस्तु कहाँ होगा, अनंत पे। ये क्या है मेरा फोकस और ये क्या है मेरा वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ है मेरा, अनंत पे। वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे। अब अनंत पे कोई वस्तु है तो यहाँ से जो रेखा आएगी क्या आएगी, समांतर आएगी। मान लेते हैं दो रेखा आई, दोनों रेखा क्या आएगी, समांतर। ये रेखा भी आ रही है और ये रेखा भी जा रही है, रेखा की डायरेक्शन दे देती है, रेखा की समांतर। और हम जानते हैं जब रेखा समांतर आती है प्रधान अक्ष के, वो कहाँ पे जाती है, वो फोकस के पास। कहाँ जाती है वो, फोकस के पास। फिर ये भी जाएगी कहाँ, फोकस के पास। उसके बाद हम जानते हैं कि हमेशा प्रकाश की किरण सीधे रेखा में गमन करती है, यानी ये इससे किधर निकल जाएगी, इस छोर। यानी ये क्या होगा, अपवर्तित किरण, ये क्या होगा, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। सेम से प्रकार ये रेखा सीधा आ रही, किधर निकल जाएगी, यहाँ आने के बाद ऐसे, ऐसे जाने के बाद इस भाग से निकल जाएगी। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब ये देखिए दो किरण आपस में कहीं टकरा रही है क्या, ये सच में नहीं टकरा रही। ऐसा मान ले जाने में देखने के बाद क्या पता चल रहा है, ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टकराएगी, ऐसा माना जा रहा है, आभास हो रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, आभासी। उसके बाद वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, प्रतिबिंब का स्थान होगा कहाँ पे, फोकस पे, एफ पे। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। अब देखिए आकार का, यहाँ पे देखिए आकार इतना बड़ा हो सकता है, यहाँ पे आकार कितना है, छोटा है। आकार क्या होगा, छोटा। अब छोटा तो वो भी था, ये भी छोटा था, ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा छोटा, इसलिए क्या बोलते हैं, बहुत छोटा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखें दो के सच में ही टकरारे, ऐसा माना जा रहा है कि टकरारे, क्योंकि डैश लाइन है ये। यानी कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आकार देखिए क्या होगा इसका, छोटा। आकार क्या होगा इसका, छोटा। ये है दो ही तरह का केस होता है। पहला केस आपको बता चुके हैं, दूसरा केस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले कर रखिए। फिर बताएंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए होंगे आप लोग। अब बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। पहले अवतल दर्पण का एक फिगर बना लेते हैं, अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने में। तो मैं आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऐसा चीज जो को बड़ा बड़ा दिखे, क्या हो, बड़ा बड़ा दिखे, ताकि दाढ़ी आराम से बना सके। अब क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, इसका फोकस है और इसका क्या सेंटर होता है। जब हम दर्पण को उतना ही करीब लाते, जब इतना उसको इतना करीब लाते हैं, इतना करीब लाते हैं कि फोकस पे क्या मेरा उस पॉइंट, वो पॉइंट हो जाए जो वो देखना चाहते हैं। यानी उसका आदमी का सही कहा यहाँ पे आ जाता है,
जिस भाग को वो देखना चाह रहा है, जिस भाग को दाढ़ी से काटना चाह रहा है, वो भाग कहाँ जाता है? फोकस के पास। और फोकस के पास जब कोई चीज पड़ती है तो कैसे जाती है? वो समांतर जाती है ना। जब फोकस से कोई किरण निकलती है तो समांतर जाती है, यानी वही एक पॉइंट साइज का चीज कितना दिखेगा? बड़ा दिखेगा। यानी ये सारा चीज में क्या है? उद्देश्य एक ही है, सब कुछ बड़ा दिखे। ये ऊपर का 3 केस में, सॉरी, क्या है कि बड़ा दिखे। दाढ़ी बनाने में क्या है? छोटा सा है, ऊपर में क्या करेगा? उसको बड़ा बड़ा दिखाएगा। उसका टॉर्च में क्या होता है, वाहन में क्या होता है? ये मेरा गाड़ी का हेडलाइट में यहाँ पे क्या होता है? फोकस पे क्या होता है लगा हुआ? बल्ब। थोड़ा देखिए, एकदम बल्ब बिल्कुल यहाँ पे ध्रुव में सटा नहीं होता, थोड़ा सा आगे होता है। कहाँ पे होता है ये? फोकस पे। तो देखिए कभी यहाँ से छेद करके बल्ब निकला होता है, ऐसे करके नीचे से। हमेशा बल्ब कहाँ होता है? फोकस पे। हम जानते हैं जब रेखा फोकस पे कोई चीज निकल रही, फैल रही है फोकस से, तो कैसे जाएगी? वो समांतर जाएगी। बताए थे आपको 4 केस बताए थे कि जब कोई किरण समांतर आती है तो फोकस पे जाती है, और जब फोकस से आती है तो समांतर जाती है। यानी फोकस से निकल रही है तो कैसे जाएगी? वो समांतर। यानी इसलिए गाड़ी का हेडलाइट क्या होता है? ज्यादा फैलता नहीं है। नहीं तो गाड़ी का क्या बल्ब टांग देता, कि लालटेन टांग के कोई, इससे कब सारा प्रकाश फैलता, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलने नहीं देता, सारा प्रकाश को समेट के आगे देती है रोड में जहाँ पे उसका जरूरत है। नहीं तो फिर क्या होता है? प्रकाश सारा फैल जाता है। हेडलाइट का प्रयोग अगर गाड़ी में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता तो। दूसरा फिर क्या है? रोगियों के नाक, कान, दांत आदि के इलाज में, कोई भी छोटी छोटी चीज देखने में, सेम चीज यहाँ दाढ़ी बनाने में उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहा है? नाक, कान आदि के इलाज में कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है? नाक, कान, आंख का अच्छा से साफ से बड़ा बड़ा दिख जाए। हाँ, एक बार याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? हयामती दर्पण भी बोलते हैं। इसको हयामती दर्पण भी बोलते हैं। क्यों? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने, इसलिए। उसके बाद सौर भट्टी में क्या होता है कि ये अवतल दर्पण का क्या काम है? अगर बहुत सारे समांतर किरण इस पे आती है, सौर भट्टी में सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आती है? अनंत से। जब अनंत से जब कोई प्रकाश आएगी तो कहाँ सिमट जाती है? आके फोकस सिमट जाती है ना। ऐसे वही करता है, अनंत से यानी सूर्य से जो भी प्रकाश आती है सबको एक साथ क्या कर देती है? जमा कर देती है। और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? गर्मी होता है ना, सारा गर्मी को एक साथ, यानी क्या होगा? सौर भट्टी में, यानी भट्टी में फिर क्या करता है? उसका गर्म किया जाता है उसको। इस भट्टी का फिर जो बहुत सारा उपयोग है, सोलर पूरे कुकर में भी क्या कर सकते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? सूर्य की गर्मी को एक साथ जमा कर देता है। तो गर्मी ज्यादा होता है उसको खाना बनाने वगैरह में, जिसका भी जिसमें हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में देखते हो, गाड़ी में क्या होता है? ड्राइवर के पास एक आईना होता है, ठीक। क्या होता है? ड्राइवर अपना मुंह देखने के लिए नहीं रखता है, वो पीछे देखने के लिए रखता है कि पीछे जो कौन गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, बिना पीछे मुड़े वो सारा कुछ देख लेता है। कहाँ पे? आईना में। कभी देखे कोई ड्राइवर को पीछे घूर के देख रहा है कोई गाड़ी है कि नहीं? अच्छा ये हॉर्न मार रहा है, अच्छा ट्रक का हॉर्न है या इसका हॉर्न, नहीं देखता। क्यों? तो उसके पास जो मिरर होता है, कौन सा मिरर? उत्तल दर्पण। उसके पास जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वो देखता है एक कौन सा गाड़ी आ रहा है। उत्तल दर्पण का भी उपयोग क्यों करता है? क्योंकि बताए थे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यानी गाड़ी अगर आ रहा है, गाड़ी नीचे चक्का है, ऊपर डाला है, तो क्या वही दिखाएगा। तो इसके जब इसका उपयोग करते हैं पता चलता है गाड़ी का चक्का ऊपर डाला नीचे, तो ये है। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? पीछे देखने के लिए, यानी पीछे देखने वाला आईना इसको बोल सकते हैं। इसको भी आप इसको उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। इसके बाद आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जानने के बाद ही हम उसका न्यूमेरिकल वगैरह बना सकते हैं। जो भी तरह का ये बताते हैं आपको कि कब वस्तु या प्रतिबिंब क्या कब धनात्मक होगा और कब क्या ऋणात्मक होगा, और ये बताने के बाद ही आपको न्यूमेरिकल बनेगा। इसके बाद जो फॉर्मूला होगा इसका अवतल दर्पण का, या सॉरी दर्पण का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, वो इसी पे काम करेगा। कहीं कहीं उसको माइनस लेना पड़ता है, प्लस लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, इसी पे डिसाइड होता है। आइए इसको बताते हैं पहले चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है? आप सीधा वस्तु, याद कि यहाँ पे हम लोग जब कोई बनाते थे, दर्पण बनाते थे
कोई भी दर्पण बनाते थे यहाँ पे, मान लीजिए एक दर्पण बना लिया ऐसे करके, कौन सा दर्पण बनाइए, ये बना लिया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण बना दिया। याद रखें हम सब वस्तु इधर रखते थे, हम लोग इधर क्या रखते थे, हम लोग वस्तु रखते थे। और प्रतिबिंब कैसा बनता था, इधर बनता था, ये वस्तु किधर है, हम लोग पढ़े थे न्यामिक ज्योमेट्री, न्यामिक ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे, ऊपर का चिन्ह क्या होता है प्लस, और इधर का क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है प्लस, बाईं ओर क्या होता है माइनस, फिर नीचे भी क्या होता है माइनस होता है। हाँ तो वस्तु मेरा इधर रखा हुआ है, मान लेते हैं इसको जीरो मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसको ऐसे मूल बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। जीरो मान लेते, जीरो से इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, इसे वस्तु, वस्तु कहाँ रखा हो इधर, यानी कहाँ पे माइनस में, वस्तु क्या होता है माइनस में। उसके बाद वस्तु अगर इधर है और प्रतिबिंब इधर बना, प्रतिबिंब इस साइड बना, अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, प्रतिबिंब इधर बनता है तो क्या देखिए जीरो से फिर 1 2 3 4 5, प्रतिबिंब फिर क्या हो जाएगा प्लस में। अगर वस्तु माइनस में है, होता ही है, तो प्रतिबिंब क्या होगा प्लस में। उसके बाद हम देखें वस्तु का आकार क्या, ऐसे उठा रहा था ऊपर की ओर ना, इधर वस्तु का आकार, इधर प्रतिबिंब इधर बनता है और प्रतिबिंब का आकार अगर ऊपर होता है, अगर ऊपर होता है, ऐसे होता हुआ क्या जाता है नीचे ही होता है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, अगर प्रतिबिंब अगर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अगर प्रतिबिंब नीचे होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार या हाइट पूछा जाएगा, ऊंचाई पूछा जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद अगर प्रतिबिंब इधर ना बन, प्रतिबिंब भी इधर ही बन गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब इस साइड ही बन गया, क्या होगा प्रतिबिंब निगेटिव, क्योंकि जीरो से इधर क्या जाने वाला निगेटिव होता है। और उसके बाद प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है फिर क्या होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी निगेटिव। ये चार चीज पढ़ना है, ठीक है। आपतित किरण की दिशा क्या होती है, निगेटिव होती है। उसको क्या मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी जो भी होगी सारा क्या होगा निगेटिव होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर जो भी दूरी होगी क्या होगी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा यानी क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके बाद मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो दूरी होगा, ऊपर चढ़ रहा है यानी क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है क्या होगा धनात्मक होगा। उसके बाद जब नीचे आ रहा है मुख्य अक्ष से नीचे आ रहा है क्या होगा धनात्मक होगा। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे क्या है, ये मान लिए हम कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताइए कमेंट में बता देते हैं। ये जो दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। मान लेते हैं कोई वस्तु कहाँ है, मान लेते हैं ये फोकस है, ये भी फोकस है, ग्राफ डायग्राम आपके लिए बना देते हैं। वस्तु मान लेते हैं कोई सी पे है, वस्तु सी पे है, तो एक समांतर रेखा गई फोकस से लौट जाती है। और दूसरा कहाँ गई, दूसरा मान लेते हैं कि दूसरा डायरेक्ट कहाँ गई है ध्रुव पे, और ध्रुव से ये लौट गई। दूसरा ये ध्रुव पे गई और ध्रुव से ये लौट गई। तो ध्रुव से जो जाएगी ध्रुव से लौट गई वो कैसे जाती हो सीधा। और सॉरी हाँ ये क्या है हमारे सी पे कोई वस्तु है, ओ जगह छोटा पड़ जा रहा है, ये प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर प्लस, सॉरी ये माइनस। हाँ वस्तु का मेरा कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है मेरा अवतल दर्पण, ये दर्पण अवतल। ये क्या फोकस, इधर भी फोकस, इधर फोकस, और ये क्या होगा वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर पे। वक्रता त्रिज्या पे क्या है कोई वस्तु है, या वक्रता केंद्र पे, तो समांतर रेखा जो भी जाती है वो पता कैसे आती है, समांतर रेखा हमेशा क्या आती है फोकस होते हुए लौटती है, समांतर रेखा से फोकस की ओर लौटती है। उसके बाद जो ध्रुव पे जाती है ध्रुव से ही वो लौट जाती है, तो ध्रुव से जाती है ध्रुव से ही वो लौट जाती है। यहाँ पे लौट गई यानी प्रतिबिंब का हमारा ये वाला क्या मेरा प्रतिबिंब, ये क्या है वस्तु। वस्तु का आकार, वस्तु का आकार क्या ऊपर की ओर है ना, तो वस्तु का आकार जब ऊपर होता है मुख्य अक्ष से जब भी ऊपर होता है वस्तु का आकार क्या हो जाएगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब का आकार नीचे है ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई पूछा, प्रतिबिंब को नीचे नीचे क्या है ना मुख्य अक्ष से क्या है, मुख्य अक्ष से क्या है नीचे है ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद देखिए वस्तु इधर है,
अगर ये जीरो जीरो के इधर है, वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और प्रतिबिंब का मान इधर बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव है। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, एक बता दें, एक केस में प्रतिबिंब इधर बनता है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, इधर बनता है। जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव। जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। ये था चिन्ह परिपाटी, और इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और फिर आपको बताएंगे आगे का। हाँ, तो आप बात करेंगे हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि दर्पण सूत्र में क्या है कि आपको एक होता है वस्तु दूरी, एक होता है फोकस, और दूसरा एक होता है वस्तु दूरी, एक होता है प्रतिबिंब दूरी, एक होता है फोकस। ये क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, मेरा दर्पण सूत्र है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u किसको बताता है, u किसको बताता है, u बताता है वस्तु की दूरी को। u बताता है वस्तु की दूरी। u क्या बताता है, ये बताता है प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या बताता है, फोकस दूरी। f क्या बताता है, फोकस दूरी। किसी दिन ये फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे कोई और वीडियो, क्योंकि ये वीडियो क्या है, बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम वो नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यू क्या होगा, ये होता है वस्तु दूरी, ये होता है वस्तु दूरी। अभी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। भी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और यू क्या होता है, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी 1 बटा प्रतिबिंब दूरी जोड़ 1 बटा वस्तु दूरी बराबर कितना होता है, 1 बटा फोकस दूरी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लिए, किसी दिन इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे कोई और वीडियो में। और आप पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन के बारे में। बस इस चैप्टर में दो ही चीज बचा रहा है, एक दर्पण सूत्र, दूसरा आवर्धन। आप पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन के बारे में, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, आवर्धन का मतलब तो कोई चीज को बड़ा करके देखना, क्या होता है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला अगर पूछे आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन का फॉर्मूला होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच, यानी, और इसको संकेत में क्या बोलते हैं, एम लिखते हैं। और आवर्धन का संकेत रूप क्या होता है, एम। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच, ये क्या हो जाएगा सूत्र। और साथ ही साथ इसका एक और होता है फॉर्मूला, जो किसी दिन आपको प्रूव करके बताएंगे। आवर्धन में एक और ये भी कर सकते हैं, इसके बराबर क्या हो सकता है, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। एम बराबर क्या हो सकता है, माइनस भी बटा यू। यू क्या होता है, भी क्या होता है आपको बता चुके हैं, भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है, और यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो ये फॉर्मूला याद, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, या उसको कहिए, ये दोनों क्या है, एक ही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला किसी दिन आपको प्रूव करके दिखाएंगे ये फॉर्मूला कैसा। उसके बाद इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल है, किसी दिन न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद आगे वीडियो भी लाएंगे हम लोग, और उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और बहुत सारी चीज जो हम लोग बचे हैं। उसके बाद फिर आएगा मानव नेत्र संबंधित जो भी समस्या है, और मानव नेत्र, ये सब पढ़ेंगे आगे का वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। एक और अहम जानकारी देनी थी
कि स्कूल ऑफ परीक्षा चैनल को आप बहुत बहुत प्यार दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोग बहुत लोगों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं ताकि लोग इसे जान सके और इसका लाभ उठा सके। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, कि अगर पूरा वीडियो देखते तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।